नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और हम लोग पिछले कुछ दिनों से भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी कड़ी में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संकलन इस पुस्तक से आगे भी जारी रखूँगा। चलते हैं, हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अध्ययन करते हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास का। तो आइए अध्ययन करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलनों की शुरुआत करने के लिए कहा था इस वीडियो में, और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। होम रूल लीग और मुस्लिम लीग, यहाँ ये पिछले हमारे वीडियो के टॉपिक थे। और आज हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी और उनके आंदोलनों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, गांधी जी जैसी शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तो फिर भी मैं शॉर्ट में इनके बारे में थोड़ा सा जन्म स्थान और माता पिता के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। जन्म तिथि इनकी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। मुझे लग रहा है सभी को पता होगी। डेट तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ पोरबंदर, गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। जैसा कि हम जानते हैं, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो मोहनदास इनका नाम था, इनके बचपन का नाम मोहनदास, और करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। जैसे हम जानते हैं, अन्य राज्यों में पिता का नाम भी जोड़ा जाता है बालक के नाम के साथ, तो वही करमचंद गांधी इनके नाम में लगा हुआ था, वो इनके पिता का नाम था। और इनके पिता का उपनाम क्या था दोस्तों? कबा गांधी। इनके पिता का उपनाम कबा गांधी था। और इनकी माता का नाम नहीं दिया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। इनकी माता का नाम पुतली बाई था। इनकी महात्मा जी की माता का नाम, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, गांधी जी 1893 ईस्वी में एक केस लड़ने के सिलसिले से, और क्योंकि ये बैरिस्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे, वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इन्होंने 1893 ईस्वी में निर्णय लिया। एक दादा अब्दुल्ला एक थे, वो उनका केस लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए। और 1893 ईस्वी में फिर वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगे वकालत की। और 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं दोस्तों। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। कहाँ करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में। इसके बाद टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। टॉलस्टॉय जो लेखक थे, उनके नाम पर ये एक लियो टॉलस्टॉय से ये बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उनके नाम पर इन्होंने एक फॉर्म की स्थापना करी। इसके बाद दोस्तों अखबार इन्होंने निकाला, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में अखबार निकाला। इसके बाद 1904 ईस्वी में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करी डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जगह है डरबन, वहाँ पर फीनिक्स आश्रम की स्थापना करी। किसने? गांधी जी ने, 1904 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, फिर
फिर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अहमदाबाद, यहाँ पर वापस आ जाते हैं। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत की प्रैक्टिस करने और केस लड़ने, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 21 सालों बाद, लगभग 21 सालों बाद वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनकी इस घटना को 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। तो इस महत्वपूर्ण घटना के लिए अब 9 जनवरी को हर साल अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, PBD, क्योंकि ये 9 जनवरी को ही वापस आए थे 1915 में, इसीलिए इनकी याद में, इस घटना की याद में 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। गांधी जी के सिद्धांत। गांधी जी के सिद्धांत क्या क्या थे? दार्शनिक अराजकतावादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई अराजक तत्व वाला चीज़ नहीं है, ये दार्शनिक अराजकतावादी सिद्धांत है। इसका मतलब होता है दोस्तों, मतलब ये राज्य की स्थापना के लिए इस सिद्धांत को मतलब नहीं मानते थे, मतलब राज्य के स्थापना को नहीं मानते थे। राज्य का मतलब होता है दोस्तों सरकार, मतलब सरकार को ये नहीं मानते थे। और इन्होंने सिद्धांत दिया कि भारत के लोग चूँकि बहुत विवेकशील हैं, छल कपट से मुक्त हैं और न्यायपरायण हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए सरकार अवांछनीय थी, मतलब ये कहते थे कि किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है भारत में। तो इनके इस सिद्धांत को दार्शनिक अराजकतावादी सिद्धांत के नाम से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। राम राज्य के युगल सिद्धांत। इनके 2 बहुत फेमस सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा का सिद्धांत। इसको राम राज का युगल सिद्धांत के नाम से संज्ञा दी गई है। ठीक है, समाजवाद का अर्थ इनके लिए था सर्वोदय। गांधी जी समाजवाद के अर्थ को सर्वोदय मानते थे। सर्वोदय मतलब सभी लोगों का उत्थान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सत्याग्रह रणनीति। इनके लिए सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र था। सत्याग्रह की रणनीति के लिए ये उपवास करते थे। उपवास मतलब भोजन जल त्याग देते थे, और यही इनके लिए अग्निबाण था। सत्याग्रह जो आंदोलन होता था उसमें ये उपवास करते थे, तो यही इनके लिए सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र था। और अंतिम अस्त्र इनका था हड़ताल। हड़ताल पर बैठ जाते थे, भूख हड़ताल हो चाहे कैसी भी हड़ताल हो, ये भी इनके लिए एक अस्त्र की तरह काम करता था सत्याग्रह के लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा, सत्याग्रही का उद्देश्य इनका क्या था? सत्याग्रह का उद्देश्य था कि शत्रुओं को पराजित नहीं करना, शत्रुओं का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना। मतलब ये इनका मतलब ये था कि सत्य और अहिंसा द्वारा हम ऐसे अपनी बात पे अड़ जाएं कि शत्रु का हृदय परिवर्तन हो जाए और उसमें हिंसा ना हो। अहिंसा के विचार को मानते हुए ये उस शत्रुओं को अपने अनुकूल बनाते थे गांधी जी। इसके बाद देखिए, इच्छा राज्य विहीन समाज की स्थापना। यही यहाँ मैंने बताया ना आपको, अराजकतावादी का मतलब है राज्य विहीन समाज की स्थापना। राज्य मतलब सरकार, सरकार विहीन समाज की स्थापना, मतलब ये किसी सरकार के होने के पक्षधर नहीं थे। और निष्क्रिय प्रतिरोध,
दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को अपनाकर ही काम किया। राजनीतिक अस्त्र, राजनीतिक अस्त्र क्या था? यही था इनका निष्क्रिय प्रतिरोध, यही इनका एक राजनीतिक अस्त्र था। अच्छा, सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या थी? इनकी नैतिक शक्ति थी। और सत्याग्रह का मतलब क्या? सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, मतलब सत्य पर अड़े रहते हुए और अहिंसा पर अड़े रहते हुए किसी वस्तु को मांगना या किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, ठीक है। जिसका विरोध करते हैं उसको, उसके लिए अहिंसा और सत्य को अपनाकर अपनी बात मनवाना, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखेंगे गांधी जी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गांधी जी के अनुसार गांधी जी द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय क्या था? आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने बताया कि जो है हम आत्मनियंत्रण करके अपने आप को काबू करके परिवार नियोजन अपना सकते हैं। वहाँ की उस समय की जनता के बारे में इन्होंने सुझाव दिया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, डरबन दक्षिण अफ्रीका में, ये देखिए मैंने बताया था ना 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे दक्षिण अफ्रीका, डरबन में एक जगह है वहाँ पर। उसके बाद ये 21 साल बाद लौटे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में जब भी गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम आता है कि ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। यही दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ही इनको भारत लाए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही गांधी जी भारत में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारत के लिए आंदोलन करने के लिए वापस आए। वर्ष 1901 में क्या हुआ था? वर्ष 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। और इसी से मैं बता दूं दोस्तों आपको, कलकत्ता के 1901 अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था कांग्रेस के। पहले अधिवेशन कलकत्ता के 1901 के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। और 1924 के बेलगांव या बेलगाम, कहीं कहीं बेलगाम भी लिखा हुआ होता है, 1924 के बेलगाम अधिवेशन में इन्होंने पहली बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस एकमात्र अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की, तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन में या बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी। आगे देखेंगे, बम्बई में विधि कार्यालय की स्थापना की गांधी जी ने। और 17 जून 1917 को सत्याग्रह आश्रम का साबरमती के किनारे स्थानांतरण किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको 1915 में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी थी अहमदाबाद में, साबरमती अहमदाबाद में 1915 में करी थी। और उसका स्थानांतरण ये कर देते हैं 17 जून 1917 को इसी सत्याग्रह आश्रम का स्थानांतरण साबरमती नदी के किनारे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे। ये क्या मानते थे कि ये मानते थे गांधी जी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब ये राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव था। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब है दोस्तों कि सत्ता की शक्तियां एक किसी जगह केंद्रित ना होकर बिखरी रहें, विकेंद्रित रहें। मतलब राज्य, जैसे अभी वर्तमान समय में राज्य के पास भी शक्तियां होती हैं, केंद्र के पास भी होती हैं। छोटे छोटे
प्रांतों में शक्तियाँ बटी होती हैं, ठीक है ना। गांव में ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। तो इसी के पक्षधर थे गांधी जी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। श्रम को इन्होंने असाधारण महत्व दिया, इन्होंने शारीरिक श्रम को असाधारण महत्व दिया। इन्होंने कहा, मतलब इनके अनुसार श्रम जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा श्रम करो, जितना ज़्यादा श्रम शारीरिक या बौद्धिक कोई भी श्रम हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। इनके आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में चंपारण एक जगह है, वहाँ से इनका पहला सत्याग्रह शुरू हुआ, चंपारण सत्याग्रह। और ये इनका पहला सफल सत्याग्रह भी था। ये शुरू हुआ 19 अप्रैल 1917 को। दोस्तों यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है, याद रखिएगा। 19 अप्रैल 1917 को ये चंपारण जगह पर राजकुमार शुक्ल एक नील बागान के किसान थे। उनके आमंत्रण पर ये चंपारण जाते हैं। वहाँ पर नील की खेती के लिए, नील के बागान में जो अंग्रेज़ों द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई गांधी जी ने, और वहाँ पर अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन किया, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है किसके आमंत्रण पर गांधी जी गए थे चंपारण, तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर। राजकुमार शुक्ल नील की खेती के किसान थे। वो किसी के यहाँ कोई नील का बागान का मालिक था, उसके यहाँ वो खेती करते थे, ठीक है। तो उनके बागान मालिकों के खिलाफ अंग्रेज़ों ने बहुत शोषण कर रखा था, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए राजकुमार शुक्ल जी ने इनको आमंत्रित किया, और ये वहाँ पर गए, अपना सत्याग्रह का पहला सफल आंदोलन किया चंपारण का, ठीक है, बिहार में दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने खेड़ा में 22 मार्च, दोस्तों डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह किया था। वहाँ भी इन्होंने किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी। जो अंग्रेज़ों ने भू राजस्व कर में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी थी, और ऐसा हुआ था कि यहाँ फसल बर्बाद हो गई थी। उस समय 1918 में फसल खराब हो गई थी किसानों की, तो उसके बाद भी अंग्रेज़ों ने उनका कर माफ़ नहीं किया। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने यहाँ आवाज़ उठाई खेड़ा सत्याग्रह में। गुजरात में जगह है, वहाँ पर आवाज़ उठाई, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह याद रखिएगा, 22 मार्च 1918 को। ये दोनों किसान आंदोलन थे, ठीक है। इसके बाद औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन अहमदाबाद की सूती मिल के मजदूर लोग थे, उनके लिए आवाज़ उठाई गांधी जी ने। ये भी वर्ष 1918 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 1918 में सूती मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया गांधी जी ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और इनके आंदोलन थे दोस्तों 1920 का असहयोग आंदोलन, जो 1 अगस्त 1920 से गांधी जी ने शुरू किया था, और इसकी औपचारिक घोषणा डेट याद रखिएगा दोस्तों, 31 अगस्त 1920 को हुई थी, और सितंबर के कांग्रेस अधिवेशन में इसको पूरी तरह से प्रचार प्रसारित कर दिया गया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन 1920, और इसके बाद इससे पहले इन्होंने 23 नवंबर 1919 के खिलाफत आंदोलन में भी भाग लिया गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन, मैं आपको असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जब बताऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा।
तो खिलाफत आंदोलन मोटा मोटा जान लीजिए कि टर्की में जो टर्की के साथ जो अंग्रेज नाइंसाफ़ी कर रहे थे वहाँ उसके खिलाफ अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। तो 23 नवंबर 1919 को उसमें गांधी जी ने उसमें भी भाग लिया। ठीक है, तो अब पंजाब में भी इनकी नीतियाँ बहुत आतताई थी अंग्रेज़ों की, तो उसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन था, खिलाफत आंदोलन। तो वो हम जब खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे तब बताएंगे। और उसके बाद 1930 में इन्होंने 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू करी थी। वहाँ पर दांडी यात्रा दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, दांडी सत्याग्रह इन्होंने शुरू करी थी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू करी थी और 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचकर दांडी के तट पर नमक को उठाकर ये नमक के कानून को तोड़ते हैं। तो उसी डेट से 12 मार्च से जब से ये शुरू करी थी ये आंदोलन, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, जो 6 अप्रैल तक चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद देखिए इनके प्रसिद्ध कथन थे, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये गांधी जी का कथन था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी, ये विदेशी वस्त्रों का बिल्कुल बहिष्कार करते थे। तो इन्होंने कथन दिया था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहन दिया था, इसीलिए इन्होंने चरखा चलाकर सूती वस्त्र बनाने का प्रोत्साहन दिया था। प्रसिद्ध कथन क्या है इनका, एक और प्रसिद्ध कथन है, हरिजन सेवा ही मेरा जीवन श्वास है, इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम देख लेते हैं गांधी जी के कुछ प्रेरणा स्रोत। जॉन रस्किन से इन्होंने प्रेरणा ली। सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन की प्रेरणा ली। जॉन रस्किन से सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन की प्रेरणा ली। थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली। सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली। ये दोस्तों, ये जॉन रस्किन और थोरो रस्किन टॉलस्टॉय ये क्या है, ये यूरोप के आंदोलनकारी हैं और साहित्यकार हैं जिन्होंने गांधी जी को प्रेरणा दी, या कहें कि गांधी जी ने इनसे प्रेरणा ली। ठीक है, तो रस्किन से क्या प्रेरणा ली, शारीरिक परिश्रम का आदर करने की प्रेरणा ली। टॉलस्टॉय से क्या प्रेरणा ली, लियो टॉलस्टॉय साहित्यकार भी थे, लेखक थे। अहिंसक असहयोग के आधार की प्रेरणा ली, कि मतलब ऐसा मतलब आंदोलन में अहिंसा का और असहयोग का समर्थन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे परीक्षोपयोगी दृष्टि से हम कुछ पॉइंट देखेंगे। ये देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। और ये याद रखेंगे, पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, प्यारे लाल नैयर। पूरा नाम है प्यारे लाल नैयर, इनके सचिव थे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी गए थे इनके साथ में, और आभा मनु नाम के 2 लोग भी गए थे। ठीक है दोस्तों, नोआखाली काल क्या था, नोआखाली एक जगह थी बंगाल में, जो अब बांग्लादेश में है, चटगांव क्षेत्र में है बांग्लादेश में। वहाँ पर नरसंहार हुआ था, वहाँ पर दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम के बीच। वहाँ पर मुस्लिमों ने हिंदुओं
का बहुत नरसंहार किया था और दंगे हुए थे। तो वहाँ पर 10 अक्टूबर 1946 को, याद रखिएगा दोस्तों, 10 अक्टूबर 1946 को ये घटना हुई थी नोआखाली में। और महात्मा गांधी वहाँ जाते हैं अपने सचिव प्यारे लाल नैयर और राम मनोहर लोहिया आभा मनु के साथ में, और वहाँ की स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में इन्होंने राय बहादुर की उपाधि का त्याग कर दिया था। और राय बहादुर की त्याग किया किसने किया? जमनालाल बजाज ने किया दोस्तों। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की नीति का त्याग कर दिया था जो इनको ब्रिटिश सरकार ने दी थी, और ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में इन्होंने किया था। ठीक है, जमनालाल बजाज ने। आगे बढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, देखिए, चंपारण सत्याग्रह जब 1917 में हुआ था, 19 अप्रैल 1917 में, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और किस सत्याग्रह के दौरान दी? चंपारण सत्याग्रह 1917, 19 अप्रैल 1917। गांधी जी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज। यही जमनालाल बजाज जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था, यही गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कब दिया था? 1934 में। कब दिया था? 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। गांधी जी की मृत्यु हुई, सभी जानते हैं, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो इसी दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, 30 जनवरी को। याद रखेंगे, 30 जनवरी 1948 को हत्या करी थी नाथूराम गोडसे ने, तो इसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा गांधी जी को लेकर यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है, और मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।